McAfee World। तो पहले मैं यहाँ पर इस चैप्टर में कुछ थ्योरीज आपको स्टडी करनी है, उनके बारे में एटलीस्ट उनके नेम से एक बार मैं आपको बता दूं कौन कौन सी थ्योरी हमें स्टडी करनी है। वी हैव टू स्टडी 4 थ्योरीज। कितनी थ्योरीज हैं टोटल? 4 थ्योरी। सबसे पहली है हमारी वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। सेकेंड थ्योरी है हमारी सिज्विक थ्योरी। थर्ड थ्योरी जो हमें पढ़नी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको हम लोग बोलेंगे वीबीटी। उसके अलावा नेक्स्ट पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी। ठीक है, तो ये है आपके इस चैप्टर की मेन थ्योरीज। उसके अलावा हमने आइसोमेरिज्म स्टडीज करना है, तो हम लोग अभी यहाँ पर एक एक थ्योरी पिक करेंगे और उसी को ही यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो वार्नर थे इनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आज हम लोग जो भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, वो सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने ही हमें दी थी, इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे ना, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अपने आप में एक सब्जेक्ट है, एक पूरा पूरा सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री कोई सब्जेक्ट, केमिस्ट्री नहीं बोलते इसको, ये एक अलग हो जाएगा। जैसे फिजिक्स आपका अलग हो जाएगा, आगे जाके केमिस्ट्री अलग हो जाएगा। केमिस्ट्री स्प्लिट हो जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इस तरह से केमिस्ट्री स्प्लिट हो जाती है। तो आपका ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अपने आप में पूरा पूरा एक सब्जेक्ट है ये। और इसके ऊपर आप पूरा थीसिस लिख सकते हैं, मतलब इसके ऊपर पीएचडी भी किया जाता है इसके ऊपर। तो काफी डीप टॉपिक है और हमारे डेली लाइफ में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा। कहाँ इंपॉर्टेंस है सबसे ज्यादा? इसका इंपॉर्टेंस है मेडिसिन में। आजकल जो हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं उसमें से बहुत सारी मेडिसिन जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, फर्स्ट हेडिंग डालिए, वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ठीक है, तो हर थ्योरी की हमेशा कुछ ना कुछ हाइपोथेसिस रहती हैं, तो हम लोग इसकी भी कुछ हाइपोथेसिस है, वो सारी की सारी अभी यहाँ पर हम लोग अच्छे से नोट करेंगे और उनको समझना भी है और आगे जाके यूज भी करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हाइपोथेसिस। इन्होंने कुछ हाइपोथेसिस बताई थी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रिगार्डिंग, जो हम लोग फॉलो करते हैं। तो वही सारी हाइपोथेसिस अभी हम लोग यहाँ पर वन बाय वन लिखेंगे। तो हाइपोथेसिस, फर्स्ट हाइपोथेसिस, each central metal atom, each central metal atom exhibit two types of valencies. Two types of valencies. First one is named as primary valency, and second one is named as secondary valence. तो हर एक सेंट्रल मेटल एटम की इनसाइड द कॉम्प्लेक्स हमेशा दो टाइप की वैलेंसीज होती हैं, जिसको वो बॉन्डिंग के पीरियड में आपका सेटिस्फाई कराता है। सेकेंड पॉइंट, तो प्राइमरी वैलेंसी क्या इंडिकेट करता है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या इंडिकेट करता है? तो प्राइमरी वैलेंसी इज
Primary valency is what? Oxidation number of metal. Oxidation number of metal. दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है? सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है आपका? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। तो ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोगों ने पीछे डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, तो वापस से मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये सेकेंड हाइपोथेसिस। थर्ड, प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर इज चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एटम इन कंबाइंड और फ्री स्टेट। तो चार्ज मतलब क्या हो गया? चार्ज वही होगा जो आयनाइज किया जा सकता है, आयनाइज होने के बाद ही आपको चार्ज मिलता है। तो प्राइमरी वैलेंसी इज व्हाट? आयनाइजेबल। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सेटिस्फाई करेंगे? तो प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल एज इट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज इट इज सेटिस्फाइड बाय निगेटिवली चार्ज आयंस, जिनको हम लोग लिगेंड बोलते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी को हमेशा किससे सेटिस्फाई किया जाता है? निगेटिवली चार्ज आयन से सेटिस्फाई किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल। नॉन आयनाइजेबल, ठीक है, एज इट इज सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल फर्स्ट, न्यूट्रल मॉलिक्यूल फर्स्ट। Secondary valency is non-ionizable as it is satisfied by the neutral molecule first. ठीक है, if is still unsatisfied, then satisfied by negatively charged ions. अगर प्राइम सेकेंडरी वैलेंसी को आप पहले न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से पूरी तरह से वो सेटिस्फाई नहीं हो पाया, अभी भी कुछ सेकेंडरी वैलेंसी फ्री है, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? निगेटिवली चार्ज आयन। नेक्स्ट पॉइंट, ये लिखते जाइए मेरे साथ साथ, कॉपी करने का टाइम मत किल करिए, मैं भी लिख रहा हूं तो आप लोग मेरे साथ साथ लिखिए, मैं बोल भी तो रहा हूं। नेक्स्ट है इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्राइमरी वैलेंसी इज indicated by is indicated by
प्राइमरी वैलेंसी इज इंडिकेटेड बाय डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन कैसे, लाइक दैट, while secondary valency is indicated by thick line. थिक लाइन मतलब ऐसा, अगर आप इस थिक लाइन को और थिक दिखाना चाहते हैं तो आप ऐसे दिखा दीजिए, तो ये अभी काफी थिक दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका 5th पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है each metal element wants to satisfy both of its valencies, both of its valencies. A metal has a fixed coordination number for a fixed oxidation number and vice versa. Vice versa mean हम ऐसा बोल सकते हैं, a metal has fixed oxidation number for a fixed coordination number, यानी दोनों चीजें एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगी। समझ रहे वाला पॉइंट 6 वाला? हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट है निगेटिव आयन इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, निगेटिव आयन inside the coordination sphere कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलिए या कॉम्प्लेक्स स्फीयर, shows dual behavior, डुअल बिहेवियर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? डुअल बिहेवियर से मेरा यहाँ पर क्या मीनिंग है? डुअल बिहेवियर से मेरा मीनिंग है यहाँ पर कि अगर कोई एक निगेटिव आयन अंदर है तो वो प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए यूज किया जा रहा है, ये है मेरा मीनिंग यहाँ पर। ठीक है, अगर वो इनसाइड दी कॉम्प्लेक्स स्फीयर है तो। नेक्स्ट, secondary valency has a fixed direction, secondary valency has a fixed direction, therefore it decides geometry of complex compound। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है? सेकेंडरी वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट आपने अपने पास नोट किए।
बताइए भाई। चलिए, अगर ये पॉइंट आपने नोट कर लिए हैं तो अगला काम आपको क्या करना है, आ, हमें हर एक मेटल के करस्पॉन्डिंग उसकी एक फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर होती है ना। तो और हर एक फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर के करस्पॉन्डिंग उसकी एक फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो हम लोग यहाँ पर एक टेबल बना ले रहे हैं जिसमें हम मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेंगे। तो आप यहाँ पे टेबल को इस तरह से लिख सकते हैं, मेटल। सर आप हाँ बोलो। सर आप वो 7th वाला पॉइंट वापस। एक सेकेंड। ध्यान रखिएगा, इस वार्नर थ्योरी को यूज करके जेई मेन और एडवांस सब जगह क्वेश्चंस आते हैं, इवन आपके बोर्ड्स में भी आते हैं। तो वार्नर थ्योरी हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसका आंसर आपको वार्नर थ्योरी से ही मिलता है। हो जाए तो बताओ। और सर आप वो 7th पॉइंट। सेवेंथ पॉइंट कह रहा है कि निगेटिव आयन इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी जब आपका जो कॉम्प्लेक्स स्फीयर है उसके अंदर जो अदर देन मेटल आयंस हो, मेटल के अलावा जो दूसरे आयंस है जिनको हम लोग लीगेंड बोलते हैं, अगर वहां पर कोई निगेटिवली चार्ज लीगेंड है तो वो लीगेंड वहां पर दो चीजें कर रहा होता है। एक तो मेटल की प्राइमरी वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन नंबर को सेटिस्फाई करता है, एज वेल एज मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी यानी उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करता है। तो उसका बिहेवियर वहां पर कैसा रहता है, डुअल रहता है। यही लिखा हुआ है वहां पर। यस सर। हो जाए तो बताओ। शैल वी मूव? चलिए, हो गया होगा, इनफ टाइम, क्योंकि अभी हमें इसको वार्नर थ्योरी के क्वेश्चंस भी करने हैं। चलिए, यहाँ पर इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मेटल लिया मैंने, कॉपर। तो कॉपर का दो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, एक तो क्यूप्रस और दूसरा होता है क्यूप्रिक। तो जब वो क्यूप्रस है तो वो दो टाइप की कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकता है, 2 और 4। और जब वो क्यूप्रिक है तो वो दो टाइप की कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकता है, 4 और 6। यानी इन शॉर्ट कॉपर की सबसे कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सी है, 4 है।
ठीक है। इसके बाद सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो होगा +1, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2 होता है। सिल्वर के बाद आता है गोल्ड। गोल्ड दो ऑक्सीडेशन शो करता है, एक तो +1, दूसरा +3। तो जब वो +1 स्टेज में होता है तो वो 2 और 4 ये दो पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है। लेकिन जब ये +3 स्टेज में होगा तो ये हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या शो करेगा, 6। इसके बाद आते हैं प्लेटिनम। प्लेटिनम की भी दो वैलेंसीज होती है, एक तो +2 और दूसरा +4। तो जब ये +2 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 होता है, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर। और जब ये 4 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। प्लेटिनम के बाद आता है जो आप काफी यूज करोगे, दैट इज पैलेडियम। पैलेडियम भी आपका 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 एंड +4। +2 स्टेट में ये 4 होता है और +4 स्टेट में ये 6 रहता है। उसके बाद आता है हमारे पास स्कैंडियम। स्कैंडियम मेनली +3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। स्कैंडियम के बाद आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी +3 स्टेज में होता है और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। फिर उसके बाद आएगा आपका सोडियम। सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1 और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। ठीक है। सोडियम के बाद आएगा आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 2 और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। फिर इसके बाद आएगा आयरन। आयरन की दो पॉसिबल स्टेट है, एक तो +2 है, दूसरा +3, और ये दोनों ही केस में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है। मैं आयरन के बाद आएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट आपका दो ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है, एक तो 2 और 3, जिसमें से 3 सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करता है और दोनों ही केस में ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या देता है, 6 देगा। कोबाल्ट के बाद आएगा आपका निकेल। कोबाल्ट के बाद क्या है, निकेल। निकेल के भी दो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, +2 और +3, इसमें से +2 आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। तो +2 केस में ये 4 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकता है, बट 4 सबसे ज्यादा शो करता है। और 3 में ये हमेशा 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करना प्रेफर करता है। इसके बाद आता है क्रोमियम। ये काफी यूजफुल है। क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करता है। क्रोमियम के बाद आता है आपका जिंक। जिंक +2 स्टेज में रहता है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। जिंक के बाद आता है आपका मैंगनीज। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 4 और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। एंड लास्ट में आपको मिलेगा कैडमियम। कैडमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आता है 2 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो ये आपके पास टेबल है जो हम लोग केटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कर रहे थे ना, तो यहीं से मैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर लिख दे रहा था, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर तो फॉर्मूले में दिख रहा था, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर का ही डिस्कशन रह गया था। चलिए अब आते हैं इसके यूजेस की तरफ, वार्नर थ्योरी के यूजेस। तो वार्नर थ्योरी का यूज समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज आई हैव टेकन एक का कंपाउंड COCl3 डॉट 6NH3। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा है। ठीक है, मुझे इसका एक्चुअल स्ट्रक्चरल फॉर्म चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी प्राइमरी वैलेंसी
और सेकेंडरी वैलेंसी पता करेंगे। किसकी? कोबाल्ट की, जो कि मेटल है। तो कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पर आपको बतानी है। प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, और हमें पता है ऊपर मैंने मेंशन किया है, अगर +3 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। तो अब देखिए इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसे बनाया जाता है। इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर को बनाने के लिए हमने सेंट्रल एट पोजीशन पर मेटल को ले लिया, जिसको हम लोग सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो वैलेंसीज होती हैं, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। कोई भी एटम हमेशा सबसे पहले अपनी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। तो सेकेंडरी वैलेंसी को किससे सेटिस्फाई करता है? वाया न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी है 6, और वो यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल से करेगा। न्यूट्रल कौन है? यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है, Cl- और NH3। NH3 इज न्यूट्रल। तो ये अपनी सेकेंडरी वैलेंसी को किससे सेटिस्फाई करेगा? NH3 से। हमने सेकेंडरी वैलेंसी को यहाँ पर शो कर दिया वाया थिक लाइन, लाइक दैट। आप कहीं पर भी दिखाइए, 6, 1 2 3 4 5 6 सेकेंडरी लाइंस हमने यहाँ पर बना दी, और उनको किससे कनेक्ट कर दिया है हमने? न्यूट्रल मॉलिक्यूल NH3 के साथ। तो ये हमारा सेकेंडरी वैलेंसी बन गया। ठीक है, उसके अलावा अभी हमारे पास वहां पर क्या बचा हुआ है? अभी हमारे पास बचा हुआ है यहाँ पर Cl। तो अब हम प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे। प्राइमरी वैलेंसी 3 है, +3। +3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 माइनस चाहिए, तो वो 3 माइनस हमको 3 Cl- से मिलेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 3 प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से बना दिया। हमने शुरू में ही आपको बताया है कि प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग डॉट लाइन से दिखाते हैं, और वो किससे सेटिस्फाई किया जा रहा है? क्लोरीन से। ठीक है, तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब देखो इससे मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखूंगा, एक बार समझ लीजिए ध्यान से, क्योंकि अगला आपको करके दिखाना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? मेटल लेंगे। मेटल आपने लिया, ठीक है। अब मेटल को का जो सेकेंडरी वैलेंसी जिसने सेटिस्फाई किया है उसको मेटल के साथ रखिए। ठीक है, और अगर सारे के सारे न्यूट्रल थे तो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई होने के साथ साथ ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब आप इस कॉम्प्लेक्स पार्ट को देख सकते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज। NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, और कोबाल्ट एक मेटल है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर दिया है +3। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना है? +3 है। इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना आएगा? +3। और अब हमारे पास क्या है वहां पर? अब हमारे पास क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है? Cl। और Cl पर कितना चार्ज है? -1। अब जरा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे? CONH3 6। Cl का वैलेंसी यहाँ पे लिखा जाता है 1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, और इसका वैलेंसी Cl के आगे लिखा जाएगा, दैट इज 3। तो ये है आपका कॉम्प्लेक्स। ध्यान से देखिए इस कॉम्प्लेक्स को, समझ में आया मैंने कैसे बनाया? जितने भी सेकेंडरी वैलेंसी को जो सेटिस्फाई कर रहा है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर रहेगा। ठीक है, जो कुछ भी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर रहेगा, और जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो कॉम्प्लेक्स के बाहर गया। ठीक है, फिर हमने कॉम्प्लेक्स का चार्ज निकाला, जिससे हमें पता चलेगा कि ये कीटायनिक कॉम्प्लेक्स है या एनायनिक। और फिर उसके बाद जो निगेटिवली चार्ज आयन था उसके साथ मिलके हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बना दिया। समझ में आ रहा है सबको ये कैसे बनाया मैंने? सर आप वो स्ट्रक्चर एक और बार समझा सकते हो? मैंने स्ट्रक्चर में क्या बोला? सबसे पहले सेंट्रल एटम बनाइए। मेटल हमेशा सबसे पहले अपनी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। कितनी है सेकेंडरी वैलेंसी? 6। सेकेंडरी वैलेंसी को थिक लाइन से बनाया जाता है, तो हमने 6 थिक लाइन बना दी। अब हम पहले उसको न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर कितने न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं? 6। तो हमने उन सब
वैलेंसीज को NH3 से कनेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद जब एक बार सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, नाउ वी विल गो फॉर प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फैक्शन। कितनी प्राइमरी वैलेंसी है? 3। हमने 3 डॉट लाइन बना दी। ठीक है, अब प्राइमरी वैलेंसी हमेशा किससे सेटिस्फाई होगी? निगेटिवली चार्ज आयन। तो यहाँ पर निगेटिवली चार्ज आयन कौन है? Cl। तीनों जगह पे Cl रख दिया। समझा? हाँ सर। अब देखो इसका यूजेस कैसे होता है। इसका यूजेस कैसे होता है, आपको एक तो लिक्विड सोल्यूशन के साथ मिक्स करके इसको पूछा जा सकता। आपको ऐसा कंपाउंड दिया जाएगा और आपसे इसका वैन टॉप फैक्टर पूछा जाएगा। तो इसका वैन टॉप फैक्टर कैसे निकालेंगे? इसका वैन टॉप फैक्टर निकालने के लिए हमको इसके आयनाइजेशन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो जब आप इसको आयनाइज करोगे तो इट विल आयनाइज लाइक दैट। हमें पता है कि वैन टॉप फैक्टर कैसे निकालते थे। ये इनिशियली 1 है, ये 0, ये 0। फिर 1 में से अल्फा डिसोशिएट होगा, इधर अल्फा, इधर 3 अल्फा। तो आई क्या हो जाएगा हमारा? टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा। तो 1 प्लस 3 अल्फा और इनिशियल मोल वाज 1। तो आई का वैल्यू कितना आ गया? 1 प्लस 3 अल्फा। ठीक है, और फॉर 100% आयनाइजेशन अल्फा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आई क्या बन जाएगा? 4। तो आपसे आई का वैल्यू पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। सिंपली क्या दे दिया जाएगा? ये वाला फॉर्मूला दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि इसका वैन टॉप फैक्टर बताओ, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताओ, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, कुछ भी कैलकुलेट करने को बोलेगा तो आपको आई की जरूरत पड़ेगी। और आई आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको ये पता होगा कि ये फॉर्मूला जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है उस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तभी आप ये वाले का आई डिसाइड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन तो इसका आई बेस्ड आता है। या फिर बोला जाता है कि अगर इसमें यहाँ पर अगर हमने सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया तो बताइए जो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा AgCl का, उसके कितने मॉलिक्यूल होंगे? तो अगर आपने यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया इसमें, तो आपको क्या मिलेगा? 3 AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा। जितने क्लोराइड आयन होंगे उतने ही AgCl मिलेंगे। तो आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा AgCl का, और वो कितना होगा? 3 AgCl। समझा भाई सबको ये चीज, ये पूरी एनालिसिस? हाँ चलिए, सर। अब आपकी बारी है। आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको उनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वैन टॉप फैक्टर, उनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, वो सब बताना है। तो पहला कंपाउंड है आपके सामने COCl3 डॉट 5NH3। दूसरा है आपके सामने COCl3 डॉट 4NH3। और थर्ड है आपके पास COCl3 डॉट 3NH3। आपको इन तीनों के कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले बताने हैं, तीनों का वन टॉप फैक्टर बताना है। चलिए सॉल्व करिए। अभी तक सिर्फ एक बच्चे ने आंसर सेंड किया है, बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? आ रहा है, नहीं आ रहा है? टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? हाँ सर, भेज रहा हूँ। कैमरा ऑन करो। एक काम करो, जब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, कैमरा ऑन करके रखो। देखो तो भी कर भी रहे हो कि कहाँ हो, कहाँ आप लोग। सिर्फ काव्या ने भेजा, उसके तीनों करेक्ट है, बाकी किसी ने भी नहीं भेजा।
जिसको भी आंसर में कंफ्यूजन है उन लोगों के लिए आंसर मैं लिख रहा हूँ। प्रथमेश तुम ध्यान से सुनो, तुमने बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की है। COCl3.5NH3 में क्या चीज फिक्स है तुम भूल चुके हो। प्राइमरी वैलेंसी फिक्स है कितना, +3। सेकेंडरी वैलेंसी भी फिक्स होती है, दैट इज 6। ये चेंज नहीं होने वाला। अब बस यहाँ पे सेंटर एटम बना लो। सेंटर एटम इज कोबाल्ट। प्राइमरी वैलेंसी कौन सबसे पहले सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे। सेकेंडरी वैलेंसी बना दीजिए, ठीक है। अब सेकेंडरी वैलेंसी पहले हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई करेंगे। हमारे पास 6 सेकेंडरी वैलेंसी है, लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल कितने हैं, 5। तुमने जो आंसर भेजा है उसके हिसाब से तो कोऑर्डिनेशन नंबर ही बदल गया मॉलिक्यूल का, कोबाल्ट का। तुमने 4 कोऑर्डिनेशन नंबर भेजा है, 5 भेजा है, कैसे की हो ऐसे दिमाग। कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। बस सिर्फ क्या चीज बदलने वाला है, यहाँ पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल 5 थे और अभी भी उसकी एक वैलेंसी फ्री है। तो आप देखिए वहां पर वार्नर थ्योरी में वार्नर ने बताया है, इफ सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉट सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल देन वी विल सेटिस्फाई इट बाय निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। तो हम लोग इसको किससे सेटिस्फाई करने वाले हैं, Cl से, क्योंकि पहले यही सेटिस्फाई होना चाहिए। फिर इसके बाद हमारे पास कितनी सेकंड वो आपकी क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी वैलेंसी है 3। तो प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग डॉट लाइन से बनाते हैं। तो एक और प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करेगा, निगेटिवली चार्ज आयन। यहाँ पर 3 निगेटिवली चार्ज आयन है, ठीक है, 3 निगेटिवली चार्ज आयन है। एक इधर Cl को सेटिस्फाई करेगा, एक ईयर, और एक Cl जो है वो ऑलरेडी प्राइमरी वैलेंस सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर लिया गया है। तो उस केस में ये वाला Cl जो है यहाँ पर डुअल बिहेवियर शो करेगा। ये प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब यहां से कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, जितना कुछ भी सेकेंडरी वैलेंसी में है वो सब कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएगा। CONH3 होल 5 Cl, और जो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड है वो कॉम्प्लेक्स के बाहर जाएगा। यहां पर इस पे चार्ज कितना है, +2, और Cl पर चार्ज कितना होता है, -1। तो यहां पर इसका I कितना आएगा, 1 + 2 अल्फा। इसका I कितना आएगा, 1 + 2 अल्फा। इसको आयनाइज करेंगे तो इट विल गिव्स यू 2Cl-। 2 AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा जब हम सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे। समझ में आया प्रथमेश। हाँ सर। इसके बाद नेक्स्ट है ये वाले में अगेन वही सेम चीजें हैं। 6 प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी को पहले सेटिस्फाई कर दीजिए। तो आपके पास टोटल यहाँ पर 4NH3 हैं। अभी भी 2 वैलेंसी बची है, वो कौन सेटिस्फाई करेगा हमारे लिए, जो हमारे पास यहाँ पर Cl दिया गया है। अब उसके बाद प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करिए। तो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे हम लोग इस तरीके से। तो यहाँ पर 2 Cl है जिनका बिहेवियर डुअल है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा CONH3 होल 4 Cl2, और बाहर केवल एक Cl आएगा। यहाँ पर इस पे चार्ज +1 है और इस पे चार्ज -1। यहाँ पर I आएगा 1 + अल्फा, और AgNO3 डालने पे 1 AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर इस वाले को जब आप बनाओगे तो यहाँ पे कोबाल्ट है और वो 6 वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। पहले तो 3 वैलेंसी तो NH3 सेटिस्फाई कर देगा और बाकी के 3 वैलेंसी Cl सेटिस्फाई करेगा, और वही Cl यहाँ पर इनकी प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी तीनों Cl का बिहेवियर कैसा है, डुअल है। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स बना रहा है, CONH3 होल 3 Cl 3, और
और ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसका आई क्या होगा, 1 होगा। समझ में आया कैसे करना था इक्वेशन को? हाँ सर। अब इसके बाद अगर मैं इन सबकी आयनिक कंडक्टिविटी कंपेयर करता हूं, अगर मैं इन सब की आयनिक कंडक्टिविटी कंपेयर करूं, आयनिक कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस पर। तो सबसे ज्यादा आयनिक कंडक्टिविटी किसकी मिलेगी? अगर आप यहाँ पर आयनिक कंडक्टिविटी का ऑर्डर बना दें, सबसे ज्यादा आयनिक कंडक्टिविटी किसकी होगी, COCl3.6NH3 की। उसके बाद COCl3.5NH3, उसके बाद COCl3.4NH3, और सबसे लो आयनिक कंडक्टिविटी होगी COCl3.3NH3 की। तो आयनिक कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयन, जिसके पास जितने ज्यादा आयन्स होंगे उसकी आयनिक कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। समझा यहाँ पर ये चीज? चलिए, एक तो क्वेश्चन यहाँ पर कितने तरीके से बन सकते हैं, आपको कॉम्प्लेक्स का इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाएगा, आपसे इसका वेंटो फैक्टर यूज करने को आएगा, और वेंटो फैक्टर से आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे, या फिर आपको AgNO3 डाल के नंबर ऑफ AgCl का प्रेसिपिटेट पूछा जा सकता है, या फिर आपसे आयनिक कंडक्टिविटी कंपेयर कराई जा सकती है। इसके अलावा वार्नर थ्योरी का एक और एप्लीकेशन होता है। अगर आपको मैंने ये क्वेश्चन दिया है Cu, पहले आपको ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करके बताना है मुझे, CuSO4.5S2, अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स दे दिया गया है, आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बताया गया है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसकी प्राइमरी वैलेंसी निकालिए और फिर इसकी सेकेंडरी वैलेंसी। इसकी प्राइमरी वैलेंसी कॉपर क्या आएगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज 2, और कॉपर जब +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है तो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है 4, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहता है। तो अगर आपको इतनी इंफॉर्मेशन पता है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाइए, इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कॉपर को सेंटर में रखिए, तो इसकी 4 सेकेंडरी वैलेंसी है, वो कौन सेटिस्फाई करेगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। कौन है न्यूट्रल मॉलिक्यूल यहाँ पर, H2O। उसके अलावा इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है 2, वो कौन सेटिस्फाई करेगा, प्राइमरी वैलेंसी को, जो निगेटिवली चार्ज आयन है। तो यहाँ पर निगेटिवली चार्ज आयन कौन है आपका, सल्फेट। तो निगेटिवली चार्ज आयन, एक ही सल्फेट के पास 2 निगेटिव चार्ज होता है, तो ये दोनों के दोनों किससे सेटिस्फाई हो रहे हैं, सल्फेट से, और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐसे पड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला कैसे बनेगा, यहाँ पर इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, CuH2O4, जो प्राइमरी जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसके बाद जिसने प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई किया है वो आपका बन गया काउंटर आयन, और यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐसा है जो ना प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है और ना ही सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो यहाँ पर ऐसे ही हाइड्रेटेड स्टेज में पड़ा रहेगा। तो ये H2O यहाँ पर कौन से बॉन्ड से अटैच है, कोई बता सकता है मुझे, ये H2O यहाँ पर कौन से बॉन्ड से अटैच है, H2O यहाँ पर कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर ना ही प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है ना ही सेकेंडरी, तो फिर ये यहाँ पर अगर बैठा हुआ है तो किसी ना किसी बॉन्ड की वजह से होगा। वो कौन सा बॉन्ड है जिससे वो यहाँ बैठा हुआ है, इसका सर आंसर, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है इसको देखिए, यहाँ पर ये जो कॉपर है
कॉम्प्लेक्स के अंदर में ये 4 H2O इस तरीके से रहते हैं, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स के बाहर आपका सल्फेट प्रेजेंट है, ठीक। और ये जो H2O यहाँ पर है वो इस तरीके से दोनों साइड पर हाइड्रोजन बॉन्ड इसका जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, और इसका जो ऑक्सीजन है वो इसके हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये कौन सा बॉन्ड बनाया है इसने? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन एक तो ये आ चुका है इवन कि इन ब्लू विट्रियोल, दिस द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ब्लू विट्रियोल, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल बॉन्डेड विद कॉपर? आंसर है 4, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल? तो आयनिक बॉन्ड है इसके अंदर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, और हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। और हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना रहा है? वाटर। किसके साथ बना रहा है? काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लीगेंड प्रेजेंट है। समझ में आया सभी को ये चीज? कोई कंफ्यूजन है किसी का? कोई चीज, कोई पॉइंट जो आपको नहीं समझ में आया हो इसमें? नो सर, क्लियर। देखिए इसी तरह का बिल्कुल सिमिलर एक और एग्जांपल है, वो आप लोग अपने आप वैलिडेट करिए। दैट इज FeSO4.7H2O। आप इसका खुद वैलिडेट कर सकते हैं कि यहाँ पे आयरन के साथ कितने वाटर कंबाइन है और यहाँ पर कितने टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट हैं, आप खुद वैलिडेट करिए। तो ये तो हमारा था वार्नर थ्योरी। वार्नर थ्योरी हो गया। वार्नर थ्योरी से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हमने देख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए। द नेक्स्ट हेडिंग इज सिज्विक थ्योरी। सिज्विक थ्योरी। तो सिज्विक थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू सिज्विक थ्योरी, ये थ्योरी इसका पहले तो इवोल्यूशन क्यों आया था? जब कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है तो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की इनिशियली स्टेबिलिटी को वेरीफाई करने के लिए कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, कौन सा लेस स्टेबल है, उसके लिए ये थ्योरी का इवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। लेकिन ये थ्योरी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। इस थ्योरी से हम सारे कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो कैसे ये थ्योरी आपका स्टेबिलिटी कंपेयर करता है वो हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो राइट डाउन सिज्विक, मेरे साथ साथ नोट करिए। सिज्विक ऑब्जर्व्ड some stable complex compound, some stable complex compound and formulated formulated following rule. Which is found to be incorrect, found to be incorrect when many more complexes become discovered.
become discovered. ठीक है, तो इन्होंने जो रूल दिया था उस रूल का नाम क्या था? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। उस रूल को इन्होंने क्या बोला? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। ठीक है, अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या कहता है? इसमें इन्होंने किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का हमें एक मेथड बताया, तो आप वो मेथड नोट कर लीजिए। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस 2 टाइम्स कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। 2 टाइम्स कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। इस फॉर्मूले का यूज करके उन्होंने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाला। और इस थ्योरी के पीछे बेसिस क्या था कि हमें बॉन्डिंग में भी ये चीज बताया गया है कि कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है? टू बिकम स्टेबल। और स्टेबल होने के लिए वो क्या करता है? अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है, इसने भी यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाया है? टू बिकम मोर स्टेबल। तो अगर ये अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो इसका जो नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होगा ये उसको अचीव करना चाहेगा। तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमें यही बताता है कि अगर हम किसी मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालें और वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर उसके नियरेस्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्विवेलेंट आता है तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे लिए स्टेबल होगा। ऐसा इन्होंने लॉजिक रखा था, ये थॉट प्रोसेस था इनका। ठीक है, लेकिन ये आगे जाके वर्क नहीं करना, फेल होना शुरू हो गया। तो आगे जाके हम लोग स्टेबिलिटी के लिए एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग को ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं, K4FeCN6। और यहाँ पर हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 26। आयरन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2 प्लस 2 टाइम्स कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पर आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया है? 6। तो इस पूरे को सॉल्व करिए, 12 2 10 36 आ जाएगा। और 36 आप जानते हैं कि किसका एटॉमिक वेट होता है? एटॉमिक नंबर क्रोमियम का, सॉरी हाँ, इसका क्रिप्टन का। तो क्रिप्टन क्या होता है? एक इनर्ट गैस है। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी स्टेबल होगा। ठीक है, वहीं पर अगर मैं आपके सामने एक दूसरा कॉम्प्लेक्स ले लूं, K3FeCN6, और इसका मैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालूंगा, तो आप देखो एटॉमिक नंबर तो वही आयरन का 26 आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आयरन का होता है 3 प्लस 2 टाइम्स कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर भी है कितना? 6। तो इसको जब सॉल्व किया तो ये कितना आता है? 35। तो आप देख सकते हो इट इज नॉट इक्वल टू दी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इट इज कंपैरेटिवली लेस स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू दिस कंपाउंड। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में अगर स्टेबिलिटी कंपेयर करना है तो हमने दोनों के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाले सेंट्रल एटम के, और जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा? एग्जैक्टली इक्वल आ जाएगा किसके? नियरेस्ट नोबल गैस के। हम बोल देंगे कि वो स्टेबल हो चुका है। समझ में आया भाई? हाँ बोलिए। सर। चलिए, तो फिर यहाँ पर आपको कुछ मैं कंपाउंड दे रहा हूं, उनके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप लोग को निकाल के बताने हैं। राइट डाउन। एक तो आपको इसका बताना है NiCO4, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है। दूसरा आपको बताना है इसका कोबाल्ट EN होल थ्राइस Cl3, इसका बताना है। और
MnCO5, इसका बताना। ये तीनों कंपाउंड्स का जरा मुझे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप कैलकुलेट करके बताइए। आंसर सेंड करिए आप लोग, या तो ओरल भी बता सकते हो। हाँ सर। इसका आंसर है 36, इसका भी 36, और लास्ट वाले का आएगा 35। अपने आंसर्स को मैच करिए। स्क्रीन पर आपको 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इट इज बेस्ड ऑन वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी एंड इट इज बेस्ड ऑन द IUPAC लीगेंड प्रॉपर्टी। तो इन दोनों को आंसर आपको करना है। हर क्वेश्चन के लिए आपको मैं 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। आफ्टर 2 मिनट आई विल डिस्कस। तो 15-5 हुआ है, यानी 3-5। तो आपको 3:15 तक इसका आंसर करना है। सॉरी, 3:08 तक। चलिए करिए, start. Solve these 2 questions. First one is based on the Warner theory, and this is simple Ligand property. Both questions are previous year questions, very important. चलिए, इनफ ऑफ टाइम। किसी का इस वाले क्वेश्चन का आंसर मैच किया है? हाँ सर। ठीक है, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए, ऑफ COCl3.6NH3, इसका मॉलिक्यूलर मास दिया है। इट इज पास थ्रू अ केटायन एक्सचेंजर। The chloride ion obtained in the solution were treated with excess silver nitrate. Silver nitrate excess है, मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये इतना ग्राम ऑफ AgCl वहां पे प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो प्रोडक्ट बना है ये किसके अमाउंट पे डिपेंड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ये है। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, इसके मोल फाइंड कर लीजिए। फाइंड द मोल ऑफ COCl3.6NH3, मोल ऑफ COCl3.6NH3 निकालिए। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है, सॉरी इसका मोल कितना दिया हुआ है, मास। इसका मास है 2.675। इसको अगर हम मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी 267.5 से डिवाइड करते हैं तो ये हमें देगा 0.01। ठीक, और अब यहां पर जरा जो प्रोडक्ट बना है AgCl उसके मोल निकालिए। तो मोल ऑफ AgCl कितना आ गया है? दैट इज अमाउंट आपको दिया है 4.78 और मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 143.5। इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.03 आता है। अब मैंने आपको बताया था ये लिमिटिंग रिएजेंट है, और इसका मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट के अमाउंट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो हमें सिंपली इनके मोल का रेशियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट के 1 मोल लेते थे तो AgCl के 3 मोल बनते हैं। तो इस कंपाउंड में से कौन सा पार्ट है जो सिल्वर के साथ रिएक्ट किया था? Cl। और कितने Cl ने रिएक्ट किया? 3। तभी तो यहाँ पर उससे 3 टाइम्स यहाँ पर AgCl बनेगा। यहाँ पर इन दोनों का मोल रेशियो क्या है? 1:3। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके पास इसका मतलब 3 काउंटर आयन है, लीगेंड नहीं है, क्योंकि लीगेंड कभी भी आयनाइज नहीं होता। तो ये तीनों Cl काउंटर आयन होंगे। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? CONH3 6Cl3। ठीक है, ऑल्दो इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे भी कर सकते थे कि आपको पता है कि COCl3.6NH3 जो होता है वो हमेशा यही वाला कॉम्प्लेक्स बनाता है। वार्नर थ्योरी अगर आपको प्रीवियस क्लास का याद होगा तो आप अपने बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। सेकंड में कह रहा है कि EDTA
द टोटल नंबर ऑफ NCO बॉन्ड एंगल इन दिस कंपाउंड पूछ रहा है। तो ये तो काफी स्ट्रेट सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको करोगे आपको सिर्फ यहाँ पर देखना है कि EDTA में वो जो बॉन्ड बनता है मेटल और लिगेंड का, वो बस बॉन्ड देखिए और बॉन्ड एंगल काउंट कर लीजिए वहां पर। चलिए मैं बना के दिखाता हूं आपको। CH2 CH2 N N CH2 COO minus CH2 COO minus CH2 COO minus CH2 COO minus। ठीक है, तो ये आपका लीगेंड था। अब हम इसको सेंट्रल मेटल एटम के साथ इसको बॉन्ड करने जा रहे हैं। सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है हमारे पास? कोबाल्ट। हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कौन सा है? कोबाल्ट है। तो कोबाल्ट के साथ जब आप इसको बॉन्ड करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर कितने बॉन्ड आप बनाने जा रहे हैं। ये एक हेक्साडेंटेट लीगेंड है। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। एक बॉन्ड इसके साथ बनेगा, एक इसके साथ बनेगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। हमें पता है कि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो ये सारे 6 पॉसिबल बॉन्ड बना लेगा यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर कौन सा बॉन्ड काउंट करना है? नाइट्रोजन CO और O का बॉन्ड। ये है नाइट्रोजन। ठीक है, जरा यहाँ पर देखिए कितने बॉन्ड ऐसे बन रहे हैं जो NCOO से बन रहे हैं। NCOO 1 बॉन्ड, NCOO 2 बॉन्ड। ठीक है, उसके अलावा NCOO 3 बॉन्ड, NCOO 4 बॉन्ड। एक नाइट्रोजन से 4 बॉन्ड बन रहे हैं NCO के। सेम दूसरे वाले से भी उतने ही बनेंगे। तो टोटल आंसर इसका कितना हो गया? 8। समझा भाई? दोनों क्वेश्चन के सोल्यूशन में किसी को कोई इश्यू है? डिस्कस करिए, बताइए, बोलिए भाई। दोनों क्वेश्चंस के सोल्यूशन में किसी को भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है? कुछ भी समझने में दिक्कत है? यस और नो कुछ बोल दीजिए। नहीं सर। नहीं सर, क्लियर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देते हैं। वैसे ये क्वेश्चन नहीं है, तो बस जैसे ऐसे ही एक चीज टेस्ट करने के लिए आपको मैं दे रहा हूँ। राइट डाउन, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। तो आपको मैं यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रहा हूँ, 4 क्वेश्चंस। चलिए बताइएगा। TT EN PyCl 3+। आपको हर एक पार्ट का ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है सेंट्रल मेटल एटम का। चलिए शुरू हो जाइए करना। FeCN होल ट्वाइस चलिए इन आपको ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच कंपाउंड आपको फाइंड करना है। एक चलिए इनके इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आया हो इनमें से कोई? सर 4 तक। ठीक है, तो मैं आंसर्स लिख रहा हूं, आप लोग मैच करो। पहले वाले का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2 और कोऑर्डिनेशन नंबर आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 2 3 4। फिर यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आता है 2 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आता है +3 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। यहाँ पर निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 2 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। सेम यहाँ पर निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 2 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। अब देखो यहाँ पर NH3 का 0 था, वाटर का 0 है और सल्फेट का -2 चार्ज होता है।
तो जब आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो इसको x ले लो, x माइनस टू इक्वल्स टू 0, तो x विल बी 2। और यहाँ पर NH3 एक मोनोडेंटेट है, तो 4 NH3 4 इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, और एक H2O एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता है तो 2 H2O दे देंगे। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर निकिल को मिलेंगे? 6, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। यहाँ पर निकिल में जो DMG होता है इस पे -1 चार्ज होता है, तो 1 DMG हैज -1 चार्ज, तो आप यहाँ पर रख देंगे तो आपको निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर 2 मिलेगा। और DMG एक बाइडेंटेट लिगेंड है, तो एक DMG 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, तो 2 DMG कितने देंगे आपको? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। समझा कस्तूरी?